हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में, जिसके 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा है। भाषा क्या है? संरचनाओं की व्यवस्था है, संप्रेषण की व्यवस्था है, नियम संचालित व्यवस्था है, या फिर एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा है एक प्रकार की नियम संचालित व्यवस्था। ऑप्शन सी जो हमारा है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि भाषा के बारे में। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं, जो एक नियम संचालित व्यवस्था है। भाषा शब्द संस्कृत के भाव धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा आपसे कि भाषा जो है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो बताएंगे हम लोग संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत के भाष शब्द से बना है भाषा। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे कथन पूछा जाएगा आपसे कि यह ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, तो हम लोग बताएंगे उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। यह किसने कहा था? तब बताएंगे हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य में संलग्न है। अब यहाँ पे बताना है कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी जो है विस्तार से पठन में संलग्न है। किसमें संलग्न है? विस्तार से पठन में संलग्न है, तभी वो क्या कर रहे हैं? आनंद उठा रहे हैं किसी चीज़ को पढ़ने में। तुम्हारा इसमें से ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या दी जाती है, उसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग तो कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ में जो नए क्वेश्चन इससे बनेंगे वो भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जिससे इसके अलावा आप लोगों को और कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे विस्तार के साथ पठन में संलग्न है। आनंद के लिए पढ़ना यह इकाई पठन के प्रति छात्रों का उत्साह बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है। क्या होती है? इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, और वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है तथा बच्चों की अभिव्यक्ति शैली में भी निखार आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है। पठन शिक्षण शास्त्र का मतलब यह होता है, पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। क्या है? पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। पठन शिक्षण शास्त्र समर्थन करता है कि पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। भाषा शिक्षण में ध्वनि लिपि चिन्हों को पढ़ना ही लिपि पढ़ना कहलाता है। भाषा शिक्षण में किसे पढ़ा जाता है? ध्वनि लिपि चिन्हों को पढ़ना ही लिपि पढ़ना कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा अधिगम में युक्त के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। भाषा अधिगम में कहानी सुनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरक पठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, पूरक पठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। क्या होता है? विस्तृत पठन को
बढ़ावा देना। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? भाषा को सर्वोत्तम तरीके से सीखा जा सकता है संदर्भों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? इन शिक्षार्थियों को जो अधिगम शैली है वो होगी दृश्य शैली। कैसी होगी? दृश्य शैली होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि जब शिक्षार्थी नवीन जानकारी को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप से स्वीकार करते हैं तो इस प्रकार की अधिगम शैली को दृश्य अधिगम शैली कहा जाता है। दृश्य साधन शैली में जिनके द्वारा देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिनमें अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु अपनी दृश्य इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है, उसे कहते हैं दृश्य साधन शैली। अगला क्वेश्चन हमारा है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का जो आधार है वह इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही निहित होती है। चॉम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांतों और तत्वों को सीखने एवं उसको विकसित रूप प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन कहा था चॉम्स्की ने। किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा था। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किसका है? चॉम्स्की का है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखो चॉम्स्की के अनुसार यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जैसे कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक की खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण व उसका सत्यापन अथवा असत्यता और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता था। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। उसके बाद जीन पियाजे ने क्या बताया भाषा के बारे में? जीन पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे कथन दिया जाएगा कि भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यह किसने कहा था? तो बताएंगे, जीन पियाजे ने कहा था। उसके बाद बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह किसने कहा? यह कहा था वाइगोस्की ने। और उसके बाद ब्रूनर ने क्या कहा भाषा के बारे में? इसको संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे भाषा के बारे में ब्रूनर ने नहीं यहाँ पे बताया, यहाँ पे ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है उसको संरचनात्मक अधिगम या फिर अन्वेषण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि जो संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया या फिर संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, बताएंगे हम लोग ब्रूनर ने दिया। या फिर पूछ लिया जाए अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया, तब भी बताएंगे हम लोग ब्रूनर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? अब यहाँ बताना कि समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा अथवा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, या फिर बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। अब यहाँ पे पूछा गया कि नहीं है, तो इसमें जो बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन है यह क्या है? समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखो कि शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। कथन यहाँ पे ए है
शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। उसके बाद कथन बी दिया गया है, 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो यहाँ पे बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से जो दोनों कथन दिए गए दोनों ही सही है। इसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा अधिगम में खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को किसके माध्यम से समावेशित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी पसंद के खिलौनों के चित्र बनाने के माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है, समावेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। भाषा अधिगम में जो बोधगम्य निवेश शब्दावली है यह दिया गया था स्टीफन क्रेसन के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीफन क्रेसन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा है। समग्र भाषा जो है, समग्र भाषा से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? जो 55 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा क्या है? समग्र भाषा एक प्रकार का उपागम है। क्या है? उपागम है। भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा एक उपागम है। यह पद्धति सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक तरीका है। इसमें शिक्षार्थियों को वाक्यों और शब्दों के साथ संपूर्ण रूप से पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चमस्की ने एक पुस्तक में कौन सी धारणा प्रस्तावित की है। चमस्की ने क्या बताया था? चमस्की ने कहा था बालक जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। इसमें से हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां किस पर केंद्रित हैं। अब यहाँ पे बताना हमें कि वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां किस पर केंद्रित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों का कक्षा में। यहाँ पे 57 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थियों का सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करना। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करना, उस पर जो वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां निर्भर हैं। शिक्षार्थियों का सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करना, यह वाइगोत्स्की के सहयोगात्मक अधिगम युक्ति पर केंद्रित है। अधिगम का यह प्रकार न केवल शिक्षार्थियों को परिस्थितियों का अध्ययन करना सिखाता है, बल्कि सामाजिक कौशलों जैसे सहयोग, सहायता, समायोजन आदि का विकास करता है। सहयोगात्मक अधिगम विस्तृत एवं व्यापक अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। तो यहाँ जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके भाषा का व्याकरण जो है सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके भाषा का व्याकरण अच्छे से सीखा जा सकता है। उसके बाद व्याकरण के बारे में बताया गया है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण शब्द का अर्थ है भली भांति समझना। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो है व्याकरण का मतलब क्या होता है, तो व्याकरण शब्द का अर्थ होता है भली भांति समझना। और वहीं पे व्याकरण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वी प्लस बड़ा आ प्लस करण। उसके बाद भाषा के बारे में बताया गया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। यह कहा था जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। पियाजे का अनुसरण करने वाली कक्षा में बच्चों को परिवेश के साथ
स्वतः सहज रूप से क्रिया करते हुए चीज़ों को खुद से खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि जो बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं वह जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के अनुरूप हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, उसे क्या कहते हैं? बच्चे के विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।